नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतीश राज। आज हम बात करेंगे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने की सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब दवा दैट इज एटोरवास्टेटिन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एटोरवास्टेटिन क्या है और कैसे काम करता है। एटोरवास्टेटिन एक स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स के अंदर आता है। ये इसको हम हाइपोलिपिडेमिक ड्रग भी बोलते हैं। हाइपो मीन्स की कम और लिपिड मीन्स की लिपिड को कम करने वाली दवा है। और ये जो है कैसे काम करती है, तो हमारे लिवर में एक एंजाइम होता है HMG-CoA रिडक्टेज नाम की। ये एंजाइम जो है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में काफी मददगार साबित होती है और इसी एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है, रोकता है ये एटोरवास्टेटिन। सबसे पहले तो हम ये जान ले कि लिपिड प्रोफाइल जो होता है, जो टेस्ट हम कराते हैं, तो उसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। 4 जो होता है वो बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल और 1 जो होता है वो है गुड कोलेस्ट्रॉल। यहां मैंने नाम दिया है, आप देखें कि सबसे पहले जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, VLDL कोलेस्ट्रॉल होता है और HDL कोलेस्ट्रॉल होता है। तो HDL कोलेस्ट्रॉल को ही हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और बाकी जो चारों होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि मैंने बताया कि जो लिपिड प्रोफाइल में जो 5 कंपोनेंट होते हैं, तो एटोरवास्टेटिन क्या करता है कि जो एक गुड कंपोनेंट है इसको ये बढ़ाता है और बाकी चारों कंपोनेंट को ये कम करता है। मार्केट्स में कॉमनली अवेलेबल ब्रांड्स में आता है एटोरवा आता है, एटोरलिप आता है, लिपिक्योर आता है, स्ट्रैटर आता है, टोनेक्ट आता है। ये सब अलग अलग ब्रांड हैं बट सबका कंपोजिशन जो होता है वो एटोरवास्टेटिन ही होता है। डोज इसका होता है 10 मिलीग्राम से लेके 80 मिलीग्राम तक ये दिया जा सकता है। 10 मिलीग्राम स्टार्टिंग डोज है और 40 और 80 मिलीग्राम जो है अगर हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिसको कि खासकर जो है कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो उनको ये 40 और 80 तक भी दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स में मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स जो होते हैं स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स के और खासकर जो एटोरवास्टेटिन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है कि मसल पेन होता है। आपको बॉडी में जो है मसल पेन होगा, साथ में जो है जॉइंट्स पेन भी होते हैं, स्मॉल जॉइंट या बिग जॉइंट सब में जो है आपको पेन होगा। और साथ में बहुत बार देखा गया है कि लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। SGPT SGOT अगर आप टेस्ट कराएंगे तो बढ़ जाता है, तो लीवर इंजुरी करता है ये। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो है आप अगर एटोरवास्टेटिन ले रहे हैं तो हर 4 से 6 महीने पे LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट आप अपना कराते रहे। और गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट भी हो सकता है, गैस्ट्राइटिस और जो गैस्ट्रिक अपसेट, डायरिया, ये भी हो सकता है। अब हम आते हैं कि इंडिकेशंस जो है एटोरवास्टेटिन के क्या है, मतलब किन किन कंडीशन में एटोरवास्टेटिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इसमें सबसे पहला आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट्स। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जो है हार्ट अटैक जो है, अगर पहले कभी हुआ है हार्ट अटैक तो ये भी आता है। साथ में एंजाइना आता है। एंजाइना मतलब है कि अगर आपको जो है नॉर्मली कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं तो तकलीफ ज्यादा होती है, इसको हम एंजाइना बोलते हैं। कि चेस्ट पेन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं है, बट अगर आप काम काज करने लग रहे हैं, चल फिर कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको जो है चेस्ट पेन होता है। इसमें भी 2 तरह का एंजाइना होता है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल मीन्स है कि अगर आप बहुत ज्यादा अगर हेवी अगर वर्क कर रहे हैं तो आपको चेस्ट पेन हो रहा है, और अनस्टेबल में है कि बहुत कम अगर बहुत हल्का फुल्का वर्क कर रहे हैं उसी में। दूसरा कंडीशन है कि कभी भी आपको अगर ब्रेन में स्ट्रोक हुआ, खासकर इस्कीमिक स्ट्रोक अगर है, तो इसमें भी आपको लाइफ लॉन्ग जो है एटोरवास्टेटिन दिया जाता है। तीसरा है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है। चौथा है कि अगर आपको डायबिटीज है, एज ज्यादा है और साथ में जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज्यादा है, और इसमें भी खासकर जो है LDL कोलेस्ट्रॉल। पांचवा है कि अगर आपका फैमिली में किसी को अगर ऑलरेडी जो है प्री मैच्योर ये हार्ट डिजीज है, मतलब काफी कम एज में ही हार्ट डिजीज जो है डायग्नोज हो गया, उस कंडीशंस में आपको सतर्क रहना होगा, ये दवा लेनी होगी। और आता है कि एज फैक्टर्स की, अगर एज काफी ज्यादा है, खासकर अगर 60 से ऊपर है और थोड़ा बहुत भी अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रह रहा है, तो इस कंडीशन में हम जनरली दे दिया करते हैं ताकि जो है इनका कोलेस्ट्रॉल कम रहे और फ्यूचर जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है ये होने का चांसेस काफी कम जाए। और भी 1-2 कंडीशंस है जो मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं, आप इसे देख लें। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने जो है एक रिस्क स्कोर इजाद किया है, इसका नाम है ASCVD, मीन्स अथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क स्कोर। मतलब 10 साल में, आने वाले 10 साल में आपको हार्ट की समस्या होने के कितने परसेंटेज चांस है, ये निकालने के लिए। तो ये मैंने जो है ये डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसे देखेंगे और अपना जब डाटा फिलअप करेंगे, अपना एज की, स्मोकिंग हिस्ट्री, डायबिटीज है या नहीं, फैमिली हिस्ट्री, ये सब पिकअप करने के बाद जो है आप उसमें आपका ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा। और अगर 7.5% से ज्यादा होता है तो जनरली ये लोग
एसीसी जो गाइडलाइंस जो बोलती है कि अगर 7.5% से ज्यादा आ रहा है ये रिस्क स्कोर तो बेटर है, और इनका कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा बहुत भी ज्यादा है तो बेटर है कि इन कंडीशंस में जो है स्टैटिन दवा शुरू की जाए, क्योंकि इनको चांसेस है कि ये आने वाले 10 साल में इनको हार्ट की जो है गंभीर समस्या हो सकती है। अब हम देखते हैं कि क्या एटोरवास्टेटिन को प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दिया जाता है, तो नो, इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर। एटोरवास्टेटिन दवा को रात में ली जाए या दिन में ली जाए, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि शुरुआती जो स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो आए थे, प्रोवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, ये सब थे, तो ये सब जो है काफी शॉर्ट एक्टिंग थे, बहुत ज्यादा देर तक हमारे ब्लड में नहीं रहते थे। और एक बात और हमको मालूम है कि लीवर में जो ये बनता है कोलेस्ट्रॉल और इसके लिए जो एंजाइम HMG-CoA रिडक्टेज जो मैंने बताया, तो ये जो है काफी एक्टिव होता है रात में, तो रात में ज्यादा बनता है और ये ज्यादा एक्टिव रहता है। और इसीलिए हम क्या करते थे कि ये दवा तो ज्यादा देर रहती नहीं थी, इसीलिए इसको हम रात में देते थे ताकि रात में अगर एंजाइम एक्टिव होगा तो उसको ब्लॉक कर देगा। लेकिन अब ये बात नहीं है, अब जो एटोरवास्टेटिन है, रोसुवास्टेटिन है, ये बहुत एक तरह से बोले तो लॉन्ग हाफ लाइफ है, मतलब ये आप मान के चलिए कि 20-24 घंटा तक रह जाती है, तो इससे कोई अब फर्क नहीं पड़ता है कि आप रात में दें या दिन में दें, बट हमेशा एक फिक्स टाइम पे दें। अब हम बात करते हैं कि अगर ट्राइग्लिसराइड कंपोनेंट अगर ज्यादा रेज्ड है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मोर और लेस जो है नॉर्मल लेवल पे है, तो इस कंडीशंस में क्या करते हैं, तो इस कंडीशंस में जो है अकेला हम जो है फेनोफाइब्रेट दे सकते हैं, क्योंकि फेनोफाइब्रेट जो है इसको ज्यादा अच्छे से कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को बहुत अच्छे से कम करता है और कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा बहुत कम करता है, तो इस कंडीशन में हम दिया जा सकता है। और अगर हम देखें कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है और साथ में जो है ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा है, तो इस कंडीशंस में देखा गया है कि कॉम्बिनेशन थेरेपी देने से ज्यादा फायदा होता है। कॉम्बिनेशंस में जो आते हैं एटोरवास्टेटिन और जो फेनोफाइब्रेट है, इसका कॉम्बिनेशंस इन दोनों को जो है बहुत अच्छे से और जो है कॉन्वीनियंटली कम करता है इसको। बहुत सारे मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के, जैसे कैट एफ करके आता है, एटोरलिप एफ करके आता है, टीजी गोल आता है, तो इसमें जो है इन दोनों का जो है मिला हुआ रहता है कंपोजिशन। कितने ट्राइग्लिसराइड लेवल पे जो है हम शुरू करते हैं फेनोफाइब्रेट, तो इसमें है कि अगर बाकी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, फिर अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स भी ज्यादा है और साथ में अगर देख रहे हैं कि कार्डियक जो है रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो इस कंडीशंस में जो है हम फेनोफाइब्रेट शुरू कर देते हैं। 300 से ऊपर में ही शुरू कर देते हैं, बट ज्यादातर अगर 500 से ऊपर है तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि 500 से ऊपर जाने के बाद अगर ट्राइग्लिसराइड 500 से ऊपर है तो चांसेस ऑफ पैंक्रेटाइटिस बहुत ज्यादा बन जाता है। और उसके बाद हम कॉज को सर्च करते हैं, हो सकता है कि फैमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया हुआ है आपको, कि आपके फैमिली मेंबर से जो है आपको आया है, ये जेनेटिक कंडीशंस होता है। तो इस कंडीशंस में जो है आप भले ही खाना पीना सब कुछ नॉर्मल रखें, बट फिर भी ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ता रहता है, तो सबसे अच्छा इसका इलाज यही है कि आप दवा लें और इसको कम करके रखें, ताकि कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सेफ रहेंगे और पैंक्रेटाइटिस जो है ये सब भी या अदर जो है और कुछ जो एडवर्स चीज वो भी नहीं होगा। एटोरवास्टेटिन और फेनोफाइब्रेट अगर कंबाइन करके हम जो दवा देंगे तो इस कंडीशंस में जो है आपको साइड इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। ज्यादा इन द सेंस कि हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा मसल पेन हो, जॉइंट्स पेन हो और लीवर एंजाइम्स काफी ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए बेटर है कि ऑलवेज आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें जब भी ये दवा चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि एटोरवास्टेटिन ज्यादा बेटर है या रोसुवास्टेटिन ज्यादा बेटर है। तो दोनों तो स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स में ही आते हैं, और जो रोसुवास्टेटिन के साथ ये एडवांटेज देखा गया है कि ये हर कंपोनेंट, जैसा कि 5 कंपोनेंट जो होता है लिपिड प्रोफाइल में, तो ये बाकी चारों कंपोनेंट को बहुत ज्यादा कम करता है विथ रिस्पेक्ट टू एटोरवास्टेटिन। मतलब ये ज्यादा कारगर साबित होता दिख रहा है। हाल फिलहाल जो रिसर्चेज हुए हैं तो इसमें जो है जो रिसर्चेज हो रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, इसमें काफी ज्यादा इफिकेसी देखा जा रहा है इसका। और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है इसको ये ज्यादा बढ़ाता है, मतलब हर चीज ये ज्यादा बेटर और ज्यादा पोटेंट है एटोरवास्टेटिन से। और थोड़ा बहुत हो सकता है इसका दाम भी ज्यादा है रोसुवास्टेटिन का। और एक चीज की जो रोसुवास्टेटिन जो 10 मिलीग्राम का जो डोज है वो एटोरवास्टेटिन के 20 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट है। मतलब इसका जो भी रोसुवास्टेटिन का जो डोज है इसके डबल जो है एटोरवास्टेटिन के डबल के इक्विवेलेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके रखना जरूरी क्यों है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं इनको कम करके रखना जरूरी क्यों है।
तो देखिए होता क्या है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब खून की नलियों में जो इनर वॉल होते हैं, इनर वॉल में क्या होता है कि कोई भी अगर इंजुरी होती है, अब इंजुरी किससे होगी, स्मोकिंग से डायरेक्ट इंजुरी होती है। उसके बाद आप बोल सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इंजुरी होती है, बहुत ज्यादा अगर ब्लड शुगर है तो इंजुरी होती है। तो इस केस में अगर हमारे खून की नलियों के जो इनर वॉल है इसमें अगर इंजुरी हुई तो इसके बाद क्या होता है कि कैस्केड्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शंस का एक मतलब बहुत एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं और इन्फ्लामेशन होता है। और इसमें एलडीएल जो है, एलडीएल खासकर कोलेस्ट्रॉल जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और एलडीएल वहां पे प्लैक फॉर्मेशन कराता है। और प्लैक फॉर्मेशन अगर करेगा और प्लैक जब बनते जाता है तो हमारा जो ल्यूमेन है आर्टरी का, उसका कैलिबर जो है काफी कम जाएगा। मतलब ब्लड फ्लो अगर 100% हो रहा था तो ये जो प्लैग है धीरे धीरे जिसको ब्लॉक करना शुरू करेगा, 30%, 40% ऐसे कर देगा, कम करता चला जाएगा, 20% तक कर देगा। तो जब ऐसा अगर ल्यूमेन के कैलिबर कम होता है तो पर्सन अगर जो है समझिए कि अगर आप हेवी वर्क कर रहा है तो उस कंडीशंस में, या अगर ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं कि कराओ भाई, तो उस टेस्ट में वो हांफने लगता है। क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज करता है या काम करता है तो उस टाइम में जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्लैक बना हुआ है। और इसी के बाद जो है अगर प्लैक जो बना हुआ है तो इसमें जो रोल हम देख लिए कि जो कोलेस्ट्रॉल का बहुत अहम रोल है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का, बहुत बार क्या होता है कि ये प्लैक जो है रप्चर कर जाता है, फट जाता है। और जब रप्चर करता है तो उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे प्लेटलेट्स जो ब्लड में जो फ्लो कर रहे थे वो सब चिपकने लगते हैं और वहां पे एक थ्रोम्बस बना देता है। और फाइनली जो भी डायमीटर जो ल्यूमेन कम था 70% तक था वो 100% ब्लॉक हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर वो ब्रेन में हुआ तो स्ट्रोक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। अगर हार्ट में होता है तो हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। तो इसीलिए जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के रखना बहुत जरूरी है। आपके ब्लड लेवल जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं इसको कम करना बहुत जरूरी है। अब डायबिटीज पेशेंट्स में देखा गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी ज्यादा रहता है। इसके पीछे कारण ये है कि आप खुद देखिए कि डायबिटिक्स के केस में जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है या इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन जो सेल में एंट्री करा रहा था ग्लूकोज का, वो एंट्री अब नहीं हो पा रहा है। तो सेल में तो ग्लूकोज जो है यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, ब्लड में ही रह जा रहा है। तो सेल क्या यूज करेगा खाने के लिए, तो सेल यूज करता है फैट को, प्रोटीन को। और फैट टूटता है तो फैटी एसिड्स बनते हैं, ग्लिसरॉल्स बनते हैं और ये सब के चलते जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में भी जो है बेटर रहता है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा दे के रखते हैं ताकि वो लेवल उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहे। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या दवा खाना ही पड़ेगा अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो इसमें आंसर आता है कि आपके ऊपर है कि आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करें और कम से कम और लाइफस्टाइल चेंजेस करें। अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो स्मोक छोड़ें, आप एक्सरसाइज करें, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में जो है साग सब्जी फल ये सब ज्यादा लें और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये सब की मात्रा आप कम कर दें। और जो है इसके बाद आप जो है 3 महीने के बाद आप टेस्ट कराएं। टेस्ट में अगर देखते हैं कि अगर चेंजेस बहुत कम है या नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट जो है आप 3 महीने के लिए फिर यही चीज करें। और फिर भी देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट नहीं है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि बेटर है कि आप दवा लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपको जेनेटिक टेंडेंसी से हो रही है। आपका जो है ये अनुवांशिक प्रॉब्लम है, फैमिलियल प्रॉब्लम चल रहा है कि भले ही आप डाइट जो है नॉर्मल ले रहे हैं, वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, फैट फ्री डाइट ले रहे हैं, बट स्टिल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक बात हमको ध्यान देना है कि डाइट से जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जो बनता है या ब्लड लेवल में जो दिखता है वो 20% होता है। 80% हमारा लीवर जो है फैट से और नॉन फैट प्रोडक्ट से जो है इस कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। तो अगर आप डाइट कम लेंगे तो हो सकता है आपका लीवर ज्यादा बना रहा हो, या बहुत लोग आप देखेंगे कि डाइट भी ले रहे हैं बट फिर भी इनका जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि इनका लीवर जो है कम बना रहा है। तो ये एक जो है कंडीशंस है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स।